बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, सुबह से रात तक हम देख रहे हैं आजकल भारत को डिस्कस किया जा रहा है टेलीविजन पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले अपनी पाकिस्तानी कौम को बताऊं और दुनिया भर के लोगों को बताऊं कि भारतीयों का आखिर माइंड सेट क्या है, दिमागी तवाज़ुन कैसा है, क्या वो नॉर्मल हैं या वो एबनॉर्मल हैं। आज तक तो हम ये सुनते आए थे कि गाय माता का पवित्र मूत वो नोश फरमाते हैं। ठीक है, वी हैव हर्ड दिस बिफोर, नई बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब भारत के एक सुपरस्टार, बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर जिनका नाम है परेश रावल, कॉमेडी के किंग भी उन्हें कहा जाता है, जब उन्होंने यह एतराफ किया कि गाय का मूत तो गाय का मूत, ये लोग इंसान का मूत, अपना मूत भी पीते हैं। यकीनन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कौम गाय का पवित्र मूत भी पीती है और जो कौम अपना मूत भी पी लेती है और कहती है कि इससे मुझे ताकत मिलती है, उस कौम की क्या बात करें। लेकिन वो क्योंकि हमें कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जंग करने वाले हैं, हम अटैक करने वाले हैं, और हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि आओ भाई, और कितना इंतजार करवाओगे और कितना टाइम लोगे। लेकिन मसला यह है कि उनकी फौज बड़ी डरपोक है, थोड़ी सी फट्टू है, परेशान है, भारत पूरा परेशान है। वजह है अलहदगी पसंद तहरीक के उरूज पर है, खास करके खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। खालिस्तान तहरीक क्या है और कब इसका आगाज हुआ? खालिस्तान का पहला बाज़ाब्ता मुतालबा 29 अप्रैल 1986 को अस्करियत पसंद तंजीमों को यूनाइटेड फ्रंट हंतक कमेटी ने किया था। साल 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भारत में मुकीम सिखों के खिलाफ एक ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। हजारों सिखों की मौत हुई, औरतों की इज्जतें पामाल हुई, मतलब सिख कम्युनिटी के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। और ये तहरीक आज भी अपने मुतालबे पर कायम है और इसके रहनुमाओं की अक्सरियत, क्योंकि उनको असाइलम लेना पड़ा दुनिया भर में, इंडिया में वो नहीं रह पा रहे थे, तो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में मुकीम है इस वक्त। अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरपंत सिंह ने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पहले पंजाब से गुजरना पड़ेगा और सिखों का मुकाबला करना होगा। हिंदुस्तान दुनिया भर में टेररिस्ट कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क साबित हो चुका है। साथ ही साथ भारतीय एक पॉलिटिशियन है, हम जानते हैं, अपोजिशन रहनुमा है अखिलेश यादव, उन्होंने भी मोदी सरकार की सिक्योरिटी फेलियर का खुलकर प्रचार किया और कड़ी तनकीद की। बोले भारत का बच्चा बच्चा जानता है, मोदी सरकार अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल रहा है। पहलगाम की तरह पुलवामा भी उनकी नाकामी का ही नतीजा था। पाक भारत के दरमियान 40 के करीब दो तरफा इस वक्त मुआहदे मौजूद हैं, जिसमें जौहरी हथियार की फहरिस्त के तबादले, जौहरी हमले की इत्तला देना, तिजारत, वीज़े, सरहदों के मामला, सिक्योरिटी की सूरत हाल, जिसमें शिमला मुआहदा है, सिंतास मुआहदा है, ताशकंद मुआहदा है, लाहौर एलामिया और भी बहुत सारे हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो ने भी भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनके खिताब में उन्होंने कहा कि सिंधु हमारा है और हमेशा रहेगा, अगर दरियाए सिंध से पानी नहीं बहा तो भारतीय खून बहेगा। सुनिए। राइट, ये बिलावल की गुफ्तगू यकीनन हम सब सुन चुके हैं। साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। बोले पहलगाम हमला प्री प्लान ड्रामा था, सिंतास जैसे मुआहदे माजी में भी मुअत्तल नहीं हुए हैं, अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब से कुछ देर कबल सेनेट इजलास में भी भारतीय तर्ज अमल की खुलकर मुखालफत की गई और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। यकीनन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें हम बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कैनाल्स की। तो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है, जो वैसे 2 तारीख को होना था, अगले महीने आज हो रहा है। पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि इजलास में बाहमी रजामंदी से फैसला होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वजीर आजम ने सिंध हुकूमत की गुजारिश को संजीदगी से लिया है और आज कैनाल्स के मामले पर फैसला हो जाएगा, आमीन। तो वहीं वकला बरादरी की जानिब से बब्बरलू खैरपुर बाईपास पर धरने का 12वां रोज जारी है। वकला का मुतालबा है कि कैनाल्स की मनसूखी का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए और ये जारी होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। एहतजाज के बायस बड़ा प्रॉब्लम, इस वक्त मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। सिंध पंजाब के संग पर तिजारती आमदोरफ्त अब भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वकला और पुलिस के माबैन वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें जारी हैं। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट ने धरने के खिलाफ इस्लामाबाद का रुख करने और वजीर आला गवर्नर हाउस पर धरना देने की धमकी भी दी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हुकाम का कहना था कि 50,000 से जायद माल बरदार गाड़ियां गुज़िश्ता 11 रोज से वहां पर फंस कर रह गई हैं। मगर वफाक और सिंध हुकूमत को संजीदगी का एहसास है तो सही, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं
वो इस बात को प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास शुरू होने की खबर नहीं आई है। कोई टाइम कंफर्म नहीं है कि ये इजलास कब शुरू होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर्स बताया जा रहा है, सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद में हैं, दीगर भी पहुंच चुके हैं बताया जा रहा है, और एनी टाइम इट कैन स्टार्ट। उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू हो, जल्दी एहतजाज, जल्दी जो सड़कें बंद हैं, 5000 के करीब माल बरदार गाड़ियां जिसमें जानवर, तेल, दीगर सामान शामिल है जो ख़राब हो रहा है, और अरबों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, सिंध को नहीं हो रहा है, पंजाब को नहीं हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो यकीनन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुफ्तगू आगाज करेंगे, मेरे साथ कमाल मेहमान मौजूद है। वेलकम करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बुच्चर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सेनेटर शहर कामरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। और सेनेटर PMLN के हैं नासिर भट्ट साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इन बिट। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद शहर कामरान साहिबा। शहर कामरान साहिबा, एक बात तो हमें मालूम है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। जिस तरीके से उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है और जंग को प्रमोट करना चाहता है, खित्ते में कशीदगी को प्रमोट करना चाहता है। हम चले उनसे थोड़ा बहुत मैच्योर हैं, लेकिन जिस तरह के लोग वो हैं जो गाय माता का पवित्र मूत पीने के साथ साथ परेश रावल जैसी सेलिब्रिटीज अपना मूत भी पी लेते हैं। अब उन लोगों से हमारा क्या मुकाबला। वैसे ही उनकी फौज फट्टू नंबर 1, डर लगा रहता है, खाने के उनके पैसे कम पड़ जाते हैं। ये जो हो रहा है इस वक्त, ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, आपकी इसके ऊपर सेनेटर साहिबा क्या राय है? हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड? अगर उनको डर लग रहा है हम पे हमला करने से, तो हम भी तो हमला कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। देखिए, मैं उनकी दाखिली मामलात पे तो बात नहीं करना चाहूँगी, मगर अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मीडिया को मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि कम अज़ कम बयानिए की जंग भारत हार चुका है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड हुआ कि विद इन 10 मिनट्स आपने बगैर किसी तहकीकात के, बगैर अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई किए हुए, बगैर किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाले हुए आपने फ़ौरन जल्दी की और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सोचा समझा स्क्रिप्ट था जो किसी अच्छे लिखारी ने भी नहीं लिखा। कहीं से टोटा उठाया किसी फिल्म का, कहीं से कुछ उठाया और एक जो है इन्होंने तश्कील दे दी फिल्म, लेकिन उसकी जो कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं वो ना एडिटिंग के लिए गई, ना कहीं सेंसर बोर्ड के पास गई कि कोई इनको बताता है कि इसमें खामियां बहुत हैं, कुछ वक्त ले लें, कोई तहकीकात कर लें, कोई फ्रांसिक करा लें, उसके बाद आगे बात करें। फिर बात यहीं तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा उन्होंने इस तरह का बयानिया बनाया है, और टेररिज्म पे कैपिटलाइज करना ये नरेंद्र मोदी का एक सियासी हिकमत अमली भी कहूँगी, एक हथकंडा भी है। और आपको पता है कि जैसे जब दिन ब दिन उसको एहसास हो कि मेरी मकबूलियत कम हो रही है, सब कुछ करके 2019 में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके, गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल दे के, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके भी इंतखाब अगर उसने हारना ही है, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। फिर इसी तरीके से जो है, अगर आप इसको देखें कि अब जो पहले ये लगता था, वो कहते थे ना कि जहाँ अगर चुनाव है तो तनाव है, तो ये जो तनाव है ना, ये बेवजह नहीं है। अब उन्हें नजर आ रहा है कि बिहार के इलेक्शंस होंगे तो हमारा क्या हाल होगा, अगर दिल्ली में इलेक्शन हुए तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये तमाम मंजर को सामने रखते हुए जो एक उनकी एक जो है इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलोअर्स हैं, इसको बोला करें मैडम इसको बोला करें हिंदू फोबिया। वो हमारा कहते रहते हैं ना इस्लामोफोबिया, हम लोग को भी कहना चाहिए हिंदू फोबिया। चले, ये मैं कहूँ कि अभी तो फिलहाल वो पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला है, उसको मैं और क्या कहूँ कि पाकिस्तान से इतने खाइफ हैं कि पाकिस्तान ने ये भी ऑफर कर दी कि आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, आपने तहकीकात नहीं की, आप इंडिपेंडेंट कमीशन से करवा लें, वो उससे भी खाइफ हैं। उनकी इतनी भी जरूरत और हिम्मत नहीं है कि तहकीकात इंडिपेंडेंट कमीशन से करवाएं, क्योंकि तहकीकात करेंगे तो फिर तो बहुत कुछ खुलेगा। फिर तो जाफर एक्सप्रेस की बात भी होगी, फिर ये भी देखा जाएगा कि भारत के हाथ कहाँ कहाँ तक है। और हमारे पास तो एक गुलबशन यादव भी है जो कि हम सबूत के तौर पर एक रखा हुआ है हमने कि जी आपकी जो जिस तरीके से साजिशें हैं, कॉन्स्पिरेसीज है, कत्लो गारत गरी है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की साजिश है, वो तो आश्कार है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं,
इस वक्त तो आप कनाडा की बात करें, आप अमेरिका की बात करें और दीगर ममालिक के, तो इनके डेथ स्क्वाड और इनकी रॉक की जो एक्टिविटीज हैं वो तो हर जगह पे पकड़ी भी गई हैं, तहकीकात भी हुई हैं और उन पर इल्जाम भी लग गया। तो देखिए ये जो सिंध ताज मुआहदे की जो है इस वक्त ये कहना है कि जी इसको मुअत्तल करना है, मनसूख करते कर नहीं सकते, तो ये भी इसके अंदर अगर आप इसके लीगल एक्सपेक्ट देखें तो पहले तो यूनिलैटरली वो कर नहीं सकते। इसके अंदर एग्जिट क्लॉज नहीं है। इसकी जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी गारंटर है और उस वर्ल्ड बैंक ने इसको इनिशिएट किया था। फिर जो है अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी का हक जो है, ये बड़ा अहम बात मैं कह रही हूँ कि अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी का हक जो है वो सर्व नहीं कर सकते। तो अगर ये आज भारत ने ये सोचा कि वो एक इंसानी अलमिया पैदा करने की कोशिश करे पाकिस्तान में, तो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सही जवाब दिया है कि सिंधु हमारा है, तो सिंधु हमारा है या इससे पानी हमें मिलेगा वरना आपका खून बहेगा। और इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक इसलिए कि पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत बुलंद है। बिल्कुल ठीक मैडम, पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी खाइफ नहीं है इस पूरी सूरत हाल में। उसकी भी एक वजह है, उसकी भी एक वजह है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अफवाज पाकिस्तान को। अलाउ मी मैडम, मलिक साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता मुझसे नाराज हो जाएं। प्लीज मलिक साहब, माजरत, आपके सब्र का शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी इस पूरी सिचुएशन पे क्या राय है? पाकिस्तान सही लाहे-अमल इख्तियार कर रहा है? वैसे सर, सिंध ताज मुआहदे के बारे में हसन अब्बास साहब ने मेरे शो में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि भारत हमारा पानी कम कर ही नहीं सकता, उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि पानी का रुख बदले। अलबत्ता उसने 4 गटर की लाइनें जरूर हमारे पानी में खोली हुई हैं जिसका कोई जिक्र नहीं करता। मलिक अहमद खान बुचर साहब। आई थिंक मलिक साहब आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है या तो म्यूट फ्रीज कोई कॉल आ गई। इंटरनेट हमारे हमेशा जो है हमें तंग करता है। सेंटर साहब, आई हैव टू कम बैक टू यू। अब ये बात हसन अब्बास साहब ने मैडम हमारे शो में कही कि भारत हमारा पानी रोक ही नहीं सकता, वो चाहे भी तो नहीं रोक सकता। आपने देखा भी सैलाबी रेला भी आ गया था, उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया, उनके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि पानी का रुख वहां बदल सके। सैडली वहां पे 4 गटर की लाइनें भी भारत ने छोड़ी हुई हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, हर किस्म का गंदा फुजला भी मौजूद है। सैडली पाकिस्तान उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाया, वर्ल्ड बैंक से कोई उनसे प्रेशर नहीं डलवा पाया। आपकी नज़र में हम सिर्फ उस वक्त सिंध ताज मुआहदे को याद करते हैं जब वो धमकी देता है कि पानी बंद कर दूंगा, लेकिन उस पानी के अंदर जो गटर बह रहे हैं उसकी बात कोई नहीं करता। मैडम, डू यू थिंक वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड आवर वॉइसेस अगेंस्ट इट एज वेल? मैं ये समझती हूँ कि हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसने जो भारत की जो हरकत थी नरेंद्र मोदी की, ये सिंध ताज मुआहदे की सस्पेंड करने की बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास रिजर्वायर्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए, वो पानी में डूब नहीं सकते, वो रिजर्वायर्स अभी बन नहीं सकते, उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज हैं, इट वुड टेक एजेस। तो फिलहाल तो वो ये पानी रोक नहीं सकता, रोकेगा तो खुद कहीं उनके साथ क्या होगा ये तो वो खुद ही इसका एस्टिमेशन करेंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि इस हरकत ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सिंध ताज मुआहदे की अहमियत का एहसास दिला दिया है, इंडस रिवर की अहमियत का एहसास दिला दिया है। ये एहसास तो शायद पहले सिर्फ सूबा सिंध के अंदर था, मैं समझती हूँ अब सब उससे वाकिफ हो गए और सबको ये भी पता लग गया कि लोअर रिपेरियन के हक क्या होते हैं। और मेरे ख्याल में भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि खत्ते के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं है, फिर चीन भी है, फिर कहीं वो भी लोअर रिपेरियन बनेगा। तो ये तमाम अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आई बिलीव कि वो जो समझते थे कि एकदम से कोई हाइप क्रिएट करके पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, एक तो इंटरनेशनली ये चीज़ इतनी बाय नहीं हुई, लोगों ने सवाल उठा दिए, उनकी अपने मुल्क से भी लोगों ने सवाल उठा दिए। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी पूछ रही हैं कि भाई आपकी तहकीकात कहाँ गई हैं। बिल्कुल ठीक मैडम, पर मैडम मेरा एक सवाल आपसे, एक महीना कबल ही भारत में एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जिसके बाद कोई 7.5 लाख से जायद मुसलमानों की प्रॉपर्टीज जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, मज़ार दीगर शामिल हैं, जो लोग वक्फ कर देते हैं अल्लाह के नाम के ऊपर, जिस तरह हमारे यहाँ मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, तो उन्होंने कानून में तरमीम लाकर
उन्होंने एक रूल और एक कानून ये बना दिया है कि ये जो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है मुसलमानों की, इनके बोर्ड की सरबराही हिंदू भी कर सकता है और हिंदू इनका बोर्ड मेंबर बन सकता है, ताकि हिंदू जब सरबराही करेगा तो प्रॉपर्टी बेच सकेगा। और 1 महीने से दुनिया भर में भारतीय मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। वो अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया को कभी ख्याल नहीं आया, उसने रिपोर्ट नहीं किया। हम समझ सकते हैं क्यों। इसके अलावा मैं वेलकम करना चाहूँगा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ्रेंड भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। भट्ट साहब, हम बात कर रहे हैं हिंदू फोबिया की। भारत के अंदर इस वक्त वक्फ इमलाक का जो कानून है वो तब्दील करके मुसलमानों की 7.5 लाख से ज़ायद मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान पे हिंदू कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू जो हैं वो वहाँ पे गिरजाघरों पे हमला कर रहे हैं, मसीही बरादरी को भी टॉर्चर कर रहे हैं। इसके अलावा सिखों के साथ तो इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद ही सिखों के साथ बर्बरियत का सिलसिला शुरू हो गया था। मुसलमानों को तो वो हमेशा से ही टारगेट करते आए, जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया था कह करके यहाँ पर पहले मंदिर होता था, इसीलिए हम बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह शहीद किया जाएगा ये बोलकर कि यहाँ पर पहले हमारा मंदिर होता था। आपकी नज़र में क्यों दुनिया में आज हिंदू फोबिया की टर्मिनोलॉजी कॉमन नहीं है सेनेटर साहब? मैटर ऑफ द फैक्ट मेरी नजर में यह है, जिस तरह इन इंतहा पसंदों ने इस्लाम को बदनाम किया इस्लामोफोबिया बोल के, वक्त आ गया है दुनिया को बताया जाए कि हिंदू फोबिया क्या होता है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदू घर तंजीम और ये मशहूर है पूरी दुनिया। इंटरनेट का मसला है सेनेटर साहब। देखिए तो हमने ये किया है, और क्या दुनिया नहीं देख रही? क्या अमेरिका नहीं देख रहा? बिल्कुल, क्या अमेरिका ये नहीं देख रहा? अब आप मुझे बताएं, जो कुछ अभी हुआ है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमारा हमसाया है, हमारा। अब इसमें कोई कहते हैं ना कि हमसाया हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदुस्तान ने शुरू से ही पाकिस्तान को नहीं माना, और हर दफा आपको 4-5 साल बाद एक इवेंट कर देता है, खुद ही वो इवेंट करता है, फिर ये फैलाना शुरू कर देता है कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब तो जो इधर पाकिस्तान में रेस्ट है उसने बलूचिस्तान में कितने मासूम लोगों की जानें ली। वो हिंदुस्तान इंटरनेशनल मीडिया पे भी गया तो पाकिस्तान ने वहां सबूत दिए कि हिंदुस्तान ये दहशतगर्दी कर रहा है। अब उसके बाद एक 2019 में अभिनंदन वो आया था, मैं समझता हूँ कि वो जब आया उसको हम अगर और 3-4 दिन रोक के दुनिया को बताते कि आओ ये देखो इसने क्या किया है, इसने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करने की कोशिश किया है, ये पकड़ा गया है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी एक पुरअमन मुल्क है, वो ये मैसेज देता है दुनिया को कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हम खामोश रहेंगे। अब आप देखें, ये जो पहलगाम वाला वाकया हुआ है, 3 बजे वाकया होता है, 3:05 पे वो उसका सोशल मीडिया इस तरह की बातें, गालियां और इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। क्या 5 मिनट में उनको हर चीज का पता था? भाई आप बताओ, आपकी 3 लाख फौज है, आपकी ये एक कहते हैं ना कि आपका सिक्योरिटी लैब है, कि आप सिक्योरिटी लैब से कि आपके 3 लाख फौज वहाँ खड़ी है, और ये बंदे कहते हैं जी बंदे मार के चलेंगे। बंदे किधर है बताएं, पकड़े, सबूत दें। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, हम 3rd बंदा एक जो है वो इसका फैसला कर ले, भारत अपने सबूत लाए कि क्या हुआ है। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये भारत है। देखिए, ये बलूचिस्तान में जब ट्रेन का हादसा हुआ तो मुझे आप बताएं कि वो लोग उनके ताने बाने कहाँ मिलते थे? ये उसकी मदद करने वाला हिंदुस्तान है, रहा है। तो बात ये है कि ये उसका ये बात करना कि मैं पानी बंद कर दूंगा, वो एक कतरा पानी बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं सेनेटर कामरान और सेनेटर नासिर साहब दोनों से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो वजीर आजम को और इस मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को बताए कि ये जो अपना पेशाब पीने वाली हिंदू कौम है और जो हिंदू फोबिया इस वक्त दुनिया में फैल रहा है, इसके लिए एक दिन मुख्तस होना चाहिए हर साल में, जब हम पूरी दुनिया को बताएं कि हिंदू फोबिया क्या है। कितने पागल हैं भारतीय। सैडली आप खुद ही इमेजिन कर लें, अपना पेशाब पीते हैं। नहरों के खिलाफ वकला का एहतजाज सिंध में जारी है। सिर्फ खैरपुर बबरलू बाईपास पे नहीं, पूरा सिंध अफेक्टेड है। हैदराबाद से लेकर
घोटकी तक पूरा सिंध इस वक्त अफेक्टेड है, एहतजाज की लहर है, बहुत सारे लोग सिंध में। सवाल हम सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, क्या है सिंध का मुस्तकबिल, कहीं हुकूमत गिर तो नहीं जाएगी, क्या होने वाला है, कब हालात बेहतर होंगे। ये कॉमन क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोग इस वक्त जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं। यकीनन सूरत हाल काफ़ी सीरियस भी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरफराज मेतलो साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीडर हैं वकला तहरीक के। मेतलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेतलो साहब, यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने सीसीआई का इजलास आज बुला लिया है, लेकिन इस वक्त हम जानते हैं 7:30 का वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि इजलास कब शुरू होगा। आपकी तरफ से आपके अल्टीमेटम में इस वक्त कितने घंटे बाकी हैं? सरफराज मेतलो साहब। जदोई साहब का शुक्रिया। देखें, हमसे कल जब हमारी मीटिंग हुई थी ऑल सिंध लॉयर सेक्शन कमेटी की, तो उसमें उसके बाद से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के राब्ते तेज हुए और उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि हमने अगला अल्टीमेटम 2 मई को रखा था और इस दरमियान में हमारे दरमियान कोई लचक नहीं है, तो उन्होंने कल शाम से लेके मतलब हमारी मीटिंग के बाद से अपने राब्ते तेज किए और मैंने उनको यही अटल कहा कि आप 2 मई वाली मीटिंग कल बुला लें, आज बुला लें, ये मामला आप हल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर हल करने की विल हो। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ वजह बताई कि वो सीसीआई का इजलास इसलिए नहीं हो रहा कि इंडिया की एग्रेशन है और प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में मसरूफ हैं। मैंने उनको ये बात वाज़ेह की कि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि आपको अगर कहीं भी मूवमेंट वगैरह करनी पड़ती है तो यू नीड ऑल दीज आर्टरीज क्लियर, और जब तक आप ये सिंध के लोगों का मसला हल नहीं करते तो सिंध के लोग तो सरापा एहतजाज हैं। और मैं इस चीज का खैर मकदम करता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने सीसीआई का इजलास आज कॉल किया है और उम्मीद करता हूँ कि वो सिंध के लोगों के एहसास को मद्देनजर रखते हुए कैनालों के मंसूबे को सामने लाएंगे और कैनालों को मंसूख कर देंगे। वैसे सरफराज साहब, आपकी नजर में आपके एहतजाज की कामयाबी की वजह क्या है? देखें, एहतजाज जब पुरअमन हो और पुरअज़म हो तो वो कहीं नहीं रुकता। हमारा एहतजाज आज 11वें रोज, आपको पता है खैरपुर व बरलो की गर्मी जो फील्स लाइक 46-48 होती है, एक्चुअली टेम्परेचर होता है वो उससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है। लोग इस शदीद गर्मी में बगैर किसी चीज की परवाह किए हुए अपने कारोबार, अपने सारी चीजें छोड़ छाड़ के लाखों की तादाद में धरने में शामिल थे। इसी तरह से एक फार फ्लंग एरिया है गोला मोड़, आज मैं वहां से वापस आ रहा हूं और वहां पे लोग बैठे हुए हैं जंगल में, जहां पे आमतौर पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी ट्रेवल नहीं करते। वहां पे एक बड़ी तादाद में गाड़ियां रोड पे पार्क हैं कई दिनों से, किसी गाड़ी के साथ किसी ने कोई उसके साथ कोई डैमेज नहीं किया। इसी तरह से एक वो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। 2 मरतबा पुलिस ने वहाँ हमला किया है उस धरने को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन आम लोग, सारे लोग वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम निहत्ते हैं, आप बेशक हमारे ऊपर गोली चला लें, बट यू कैन ओनली पास योर व्हीकल। और सरफराज साहब, जो लोग कहते हैं कि आप लोग को खुफिया सपोर्ट हासिल है, उनको क्या जवाब देंगे? कुछ लोग कहते हैं आप लोग को खुफिया सपोर्ट हासिल है, पीछे से किसी का हाथ है। देखें, बिल्कुल हमें खुफिया सपोर्ट है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला का हाथ है हमारे साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेल सेड सरफराज साहब। नासिर भट्ट साहब, यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का एहसास करते हुए कि 50 अरब से ज्यादा का माल इस वक्त सिंध पंजाब के बॉर्डर पे हजारों की तादाद में गाड़ियों में फंसा हुआ है, और इससे न सिर्फ सिंध को नुकसान, पाकिस्तान पूरे को नुकसान। एट लास्ट आपने सीसीआई का इजलास आज बुला लिया, लेकिन भट्ट साहब मैं हैरान हूं, किसी को मालूम ही नहीं है इजलास कब शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा। 8 बजने वाले हैं। डोंट यू थिंक ऐसे इजलास का टाइम शेड्यूल पहले से मालूम होना चाहिए? क्या वजह है इसकी सर? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये जमहूरी हुकूमत में जब कोई इस तरह के इशू होते हैं तो वो ये देखें, एक कानूनी चीजें भी इसमें बड़ी शामिल है। तो सीसीआई की मीटिंग पीएम साहब ने जल्दी बुला लिया, 2 में बुलानी थी, आज बुला लिया। आपको इलामिया भी अब जारी हो जाएगा, पता चल गया अब ये इशू खत्म हो गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भट्ट साहब कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है सर, आप लाइव हैं। मेथलो साहब प्लीज स्टैंड बाय सर।
अच्छा, एलामिया जारी हो चुका है, एलामिया जारी हो जाएगा, लेकिन अब ये जब एक मीटिंग बुला ली तो ये सिंध के अंदर देखिए, सबसे पहले ये बात है कि पंजाब में किसी को ये गलतफहमी कि वो पानी ले रहा है, पंजाब पानी अपने हिस्से का किसी दूसरे सूबे को देने के लिए तैयार होता है, किसी के हिस्से का पानी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी ये जो इशू है ये इंशाल्लाह अब आज जब ये सीसीआई की मीटिंग होगी, बुला ली, बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं और इसका एलामिया भी जारी हो जाएगा। बाकी सिचुएशन में जब हम ये खड़े हैं, जो हिंदुस्तान ने हरकत की है उसके लिए तो हम सबको एक पाकिस्तानी कौम होने का सबूत देना चाहिए और सबको एक मैसेज देना चाहिए, जैसे मैसेज बिल्कुल इन यूरिन ड्रिंकर्स को एक आवाज में ही मैसेज देना चाहिए। भट्ट साहब मेरा एक सवाल, भट्ट साहब मेरा एक सवाल आपसे, भट्ट साहब मेरा सवाल आपसे ये है, भट्ट साहब के बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि इंडिया ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दी, अगले ही दिन ही वजीर आजम बिलावल भुट्टो के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन पे प्रेशर आया इंडिया का, तो तब उन्होंने ये सब कुछ किया है, वरना सीसीआई का इजलास तो बहुत पहले आना चाहिए था, साल भर से नहीं हुआ, 3 महीने में होना चाहिए। आप इस नैरेटिव को कैसे डिफेंड करेंगे सर? देखिए बात सुने, जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं, हुकूमत होती है तो उसमें धमकियां नहीं होती, उसमें अपने जो ख्यालात हैं वो बताए जाते हैं। अपने ख्यालात बताने का मतलब ये होता है जमहूरी हुकूमतों में हर जमात को हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, सियासत इसी को कहते हैं। अगर वहाँ सिंध में कोई सियासी जमातें, जो सूबाई सियासी जमातें, वो कोई एहतजाज कर रही हैं, एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन ये जो बात करना कि जी किसी का पानी ले ये सीसीआई की मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि अगर 2 दिन बाद और 2 तारीख को होनी थी, पहले बुला ली कि इन सबको मैसेज आए कि यूनानिमसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, हुकूमत में जमाते हैं और जो बाकी सियासी जमाते हैं, अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। और सीसीआई मीटिंग का मकसद भी यही था कि आज के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ कानूनी पहलू होते हैं, उनके लिए वो टाइम लगता है। आपको यकीन है इजलास आज हो जाएगा? सीसीआई की मीटिंग आज हो जाएगी? भट्ट साहब सीसीआई की मीटिंग आज हो जाएगी? आज बिल्कुल मीटिंग हो जाएगी और उसका एलामिया भी आ जाएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, यकीनन इस नैरेटिव के ऊपर आप भी जवाब देना पसंद करेंगे, जो लोग कहते हैं कि भारत ने धमकी थी तो वजीर आजम और बिलावल साहब ने पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और आपकी नज़र में अब 8 बजने वाले हैं, क्या सीसीआई के इजलास का शेड्यूल जारी नहीं होना चाहिए था? वो आना नहीं चाहिए था? कितने बजे शुरू होगा अभी तक नहीं मालूम किसी को, होगा भी कि नहीं होगा? सेनेटर भट्ट साहब तो कह रहे हैं होगा, आपको पूरा यकीन है ये इजलास आज ही होगा? सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अच्छा तला, मैं इस पे यकीनन बात करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पहले मैं एक चीज को करेक्ट कर दूं, मैं अब मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, एमएनए हूँ। राइट मैडम, एमएनए सेनेटर साहिबा, एमएनए सहर कामरान साहिबा, ये भी सही है। अच्छा बात ये तला, मुझे ये लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सी ब्लाइंडनेस, ऐसे एक सिंध ब्लाइंडनेस भी है जो पंजाब में पाई जाती है, यानी ये एक जेन्युइन इशू था, एक जेन्युइन इशू। ये सिंध के अवाम से आप पूछें, आज जब हम ये कह रहे हैं ना कि पानी की अहमियत, आज हम लोअर रिपेरियन की बात कर रहे हैं, तो यही बात हम अब से चंद दिन पहले भी कर रहे थे। यही बात हम जो लोग सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं ये रोज़ाना बता रहे थे कि हम में से 80% लोगों का ताल्लुक़ ज़राअत से है, और ज़राअत को हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत की हड्डी है, और जितना हमें पानी की कमी, जिसका खुद जो है बार बार जो है पेशिंग हुई, वफाकी इदारे कर रहे थे, उसके बाद ये किनालों का मंसूबा। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि पंजाब का पानी नहीं ले रहे थे, मैं ये कहूँगी कि अब मैं उनको इस वक्त आपके प्रोग्राम में समझा नहीं सकती, उनको समझना चाहिए, क्योंकि शायद उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो पंजाब के भी जो हारी किसान हैं उनका भी जो है इस्तेसाल कर रहे हैं और सिंध का तो इस्तेसाल कर ही रहे हैं। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है आप ऐसी जगह पे करने चल पड़े कि आपने बोला हमारे हरे भरे खेत उजाड़ के तो आप चोलिस्तान जो है वो आबाद करने चले, उसकी फिजिबिलिटी भी इतनी ऐसी नहीं है जो बताए कि ये हो भी सकता है इस तरीके से। लेकिन बहरहाल एक क्राइसिस क्रिएट किया गया, और मैं समझती हूँ कि गैर मौजू और गैर जिम्मेदाराना बयानात आए पंजाब काबीना की तरफ से। बहरहाल आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर एक मुकम्मल स्टैंड लिया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत क्लैरिटी के साथ सिंध का मुकदमा पेश किया, और एक जेन्युइन मसला है, हम सब सफ़र कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि हमें जो है जो कोई अभी काश्त नहीं कर सके हम लोग कपास की, हमारी गंदम की फसल जो है वो पानी की कमी की वजह से यील्ड आधी हो गई,
फिर किसी तरीके से जो है कोई उस कीमत मुकर्रर नहीं है, तो लोग और भी लॉसेस फेस कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन लाइन बंद है, तो आप ये देखिए कि कितना एक किसान, हारी आम शख्स कितना सफ़र कर रहा है, पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो ये यही कहती हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि पानी को एक मुट्ठी में बंद करके आप नहीं ले जा सकते, पानी ने अपने बहाव पे बहना है। और आप समझती हैं ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि सीसीआई का इजलास बुलाया गया और बिलावल साहब के साथ बैठ के वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया की धमकी के बाद? देखिए, इंडिया की धमकी के बाद तो वजीर आजम को पता नहीं, शायद अब समझ में आई होगी। देखिए, वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, कारोबारी लोग हैं, उनकी डिफरेंट सोच है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले साल से, पिछले जून में भी हमने लेटर लिखा, ठीक है, और हम मुसलसल सीसीआई की मीटिंग बुला रहे थे, यहाँ तक कि ये क्राइसिस इतना कॉम्प्लिकेट हो गया और हम इसको चाह रहे थे कि पार्लियामेंट में हल करें। हम ये चाह रहे थे कि हम इसको बैठ के हल करें, जब तक कि बयानबाजी इधर तक नहीं पहुंची कि जिसने मजीद जो है जो सूरत हाल है उसकी संगीनी बढ़ा दी। देखिए, एक कहते हैं ना मुनसिफाना तकसीम ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल इसको समझना चाहिए, 18वीं तरमीम को भी समझना चाहिए, सूबों के हकूक को भी समझना चाहिए, और मुनसिफाना तकसीम जो है पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए ब्रेक का कहा जा रहा है। एमएनए साहिबा, विद योर परमिशन, एमएनए सैर कामरान साहब है। कराची टू कश्मीर, सिंध में एहतजाज जारी है। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एहतजाज को ख़त्म करना, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दूसरे ज़िंदगी के मामलात हों, सब मुतासर हो रहे हैं। सरफराज मेतलो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेतलो साहब, आज सीसीआई का इजलास होना है, किसी को मालूम नहीं है कितने बजे शुरू होगा, 8 तो बजने वाले हैं। अगर लेट से रात गए शुरू होता है और कुछ डॉजी सा उसका एलामिया आ जाता है, कहा जाता है कि हम पीपल्स पार्टी को राजी करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे राजी नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, और कोई क्लैरिटी के साथ ये नहीं कहा जाता है कि हम कैनाल्स नहीं बना रहे, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? और लेट से कि आज इजलास होता ही नहीं है, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? देखें तला भाई, असल बात यह है कि वकला एक मुद्दा लेके यहाँ मौजूद हैं। सिंध की पूरी आवाम ने उस मुद्दे को अब ज्वाइन किया है, वो ये है कि कैनालों को मनसूख किया जाए। ये पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात के राजी होने न होने का मसला ही नहीं है, न उनके कहने पे कोई आदमी ये बात मानेगा। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये खाली अब वकला बरादरी का इशू भी नहीं है, ठीक है, लीड वकला बरादरी कर रही है। और मैं आपको बताऊं, आज से 4 महीने पहले हमारे एक वेटरन एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, खलील अंसारी साहब ने भूख हड़ताली, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, कैंप लगा दी थी कराची की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। और उस चीज ने एक वकील की मोबिलाइजेशन से आहिस्ता आहिस्ता से पूरी बार हमारी मोबिलाइज हो गई। जाहिर है हम खतो किताबत कर रहे थे, लेकिन ये मज़ाहमती जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं ये नहीं हो रहे थे। अब वो प्रोटेस्ट इतने आगे बढ़े, बारों ने उनको अडॉप्ट किया, अब पूरी सिंध ने इसको अडॉप्ट किया है। और उसका अटल मौक़िफ़ यही है कि जब तक आप कैनालों को मनसूख नहीं करेंगे, हम में से कोई शख्स जो हयात होगा वो रोड छोड़ के घर नहीं जाएगा, हम धरने में बैठे रहेंगे। किसी डॉजी या किसी और मौक़िफ़ के हम कायल नहीं है। दूसरी बात मैं वाज़ेह करूँ, हमने ये डिमांड की है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना 11 अप्रैल के इजलास के बाद वफाकी हुकूमत से कि अरसा की सूरताल बाय वोट नहीं होनी चाहिए। ये 1945 सिंध पंजाब वाटर एग्रीमेंट के मुताबिक बाय कंसेंसस होनी चाहिए कि जब तक सिंध राजी नहीं होता तब तक कोई वाटर स्कीम अपर रिपेरियम नहीं ला सकता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो। और उसकी वजह यह है कि जब पानी पे हक हमारा है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू इवन अरसा एक्ट, तो पंजाब वोटिंग करके, अब आप देखें ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिंध की मुखालफत के बावजूद 4 वो मेंबर्स ने, यानी पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने और वफाक ने पानी कैनालों के हक में वोट दिया। सिर्फ सिंध की मुखालफत है। और आज जो सीसीआई की मीटिंग होने जा रही है वो भी दरअसल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अपील की हियरिंग होगी। और उस अपील की हियरिंग में ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है, हम मुतवक्क है, हमारी ये डिमांड है वो मनसूख हो और कैनालों को मनसूख किया जाए। और आइंदा के लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम 1945 वाले कंसेंसस वाली पॉलिसी को रेस्टोर करें कि जब तक सिंध एग्री नहीं करे तब तक कोई अपर। मेतलो साहब, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड व्हाट इज दैट? We were prepared for the worst the day we set out from Karachi, and today every resident of Sindh, ये मैं कहता हूँ
आज तक कोई एक शख्स सिंध का ये उठ के नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो सिंधी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, बलोच स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो या पठान हो, कोई भी सिंध में रहने वाले आज तक इन कैनालों के हक में बात नहीं की। दैट शोज एंटायर प्रोविंस, एंटायर पॉपुलेशन इज प्रिपेयर्ड टू फाइट टिल एंड। वतन अजीज पाकिस्तान के लिए सूबा सिंध ने सबसे पहले वोट दिया था। और ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया के प्रेशर में आके ये सब कुछ हो रहा है, मैं इन की बातों की भी इसलिए नफी करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं, जिनमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की ज्यादा परवाह होनी चाहिए बनिस्बत एक्सटर्नल प्रेशर के। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम के इस अर्ज पे, सिंध के अवाम के इस पीसफुल प्रोटेस्ट पे और डिमांड पे वफाक ये मीटिंग कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या हुकूमत गिराने की ताकत है आपके पास? देखें, अवाम कुछ भी कर सकता है, हुकूमत गिराना बहुत छोटा मुतालबा है। अवाम कुछ भी कर सकता है। पीपल कैन री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत तो कोई शय ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सरफराज मेतलो साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अल्लाह आपको कामयाब। यकीनन जिस मिशन पे आप निकले हैं वो सिर्फ सिंध का नहीं है, सिंधियों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। पानी ही जिंदगी है। अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।